बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हमारा दूसरा अब पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें हम हमारे जो एक्सपर्ट आज इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, डॉक्टर अबरार मोहम्मद अबरार अंसारी साहब, जिनके बारे में मैंने आपको अभी भी तारुफ कराया कि ये इंग्लिश पढ़ाते हैं काफ़ी टाइम से। और हमारा जो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, उसमें ये आइलेट्स के माहिरों में है और आइलेट्स से इसकी कोचिंग भी कराते हैं। तो इनसे बेहतर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई होगा कि जो हमें आइलेट्स की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे और ये भी बताए कि इसका स्कोर ज़्यादा अच्छा कैसा हम बनाएं। क्योंकि ये जो इससे पहला वाला सेशन था उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जिसको हम अपने चैनल्स पे बोथ डॉक्टर मोहम्मद अबरार और मैं भी दोनों अपने चैनल्स यूट्यूब चैनल पे उसको हम शेयर करेंगे, ताकि जितने भी बाकी बच्चे हमारे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों ने की थी, मुझे लग रहा है कि टाइम का क्लैश हुआ है। एनीवेज, बाद में ये तो अपलोड होगा ही। हमारी इस कोशिश को वो जारी हम रखेंगे। हमारे पास इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स है, उनसे अगर कोई सवाल है आइलेट्स के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी जुबान में, उर्दू या इंग्लिश में, तो आप डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके आप यानी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट को। सो यू आर फ्री। यहाँ वी हैव मिस्टर आमिर नजम साकिब, सो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर अबरार से। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप पूछ सकते हैं। आइलेट्स के बारे में अगर कोई आपको जानकारी हासिल करना हो, या कोई क्वेश्चन हो, या कोई कंफ्यूजन हो, या मजीद कुछ इंफॉर्मेशन आप करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स के लिए लिंक ओपन है। अगर जब तक आप क्वेश्चंस अपना गैदर करें, तब तक मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, जो हम आइलेट्स हमारे बच्चे देते हैं, इसमें एक्सेंट का कितना ताल्लुक है? यानी हम एक्सेंट, जब हम बात करते हैं एक्सेंट में, कि हमारी जो इंग्लिश है, क्योंकि नॉर्मली हम इंडियन इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें एक्सेंट इंग्लिश का, जो पाकिस्तान इंडियन या जो बरसगीर का, यानी जो लोकल हमारा एक्सेंट वो होता है। हम अमेरिकन एक्सेंट या जो ब्रिटिश एक्सेंट है या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, वो हम नहीं कर पाते। तो इसका कुछ असर रहता है कि आइलेट्स में जब आप खुसूसन स्पोकन आपका आइलेट्स पार्ट होता है, तो इसमें कुछ असर इसका होता है या नहीं होता? नहीं, एक्सेंट का कोई इसमें वो नहीं है ताल्लुक इसका। आप इंग्लिश बोले तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। वो एक्सेंट के बिना पे आपको मार्किंग नहीं करते कि आपकी इंग्लिश ब्रिटिश है या अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है। और आप किस एक्सेंट को फॉलो करेंगे, देयर आर मेनी एक्सेंट्स। तो सही। बहुत सारे एक्सेंट्स हैं। तो फोकस होना चाहिए, हमारा जो वो है तवज्जो होना चाहिए कि हम जो भी इंग्लिश में वर्ड्स के हैं उसकी तलफ्फुज दुरुस्त हो, जो सही। वाज़ेह तौर पे हो, ताकि वो समझ पाए। अच्छा, इंग्लिश में जो हम ये बात करते हैं, मतलब आइलेट्स की बात करते हैं, तो आइलेट्स में क्या ये कंप्यूटर बेस्ड होता है या ट्रेडिशनल है, जैसा कि दूसरे एग्जाम्स हम देते हैं? इसके बारे में जरा बताइए। आइल्स जो है कंप्यूटर बेस्ड भी है, पेपर बेस्ड भी है। यानी जो लोग कंप्यूटर से कंफर्टेबल हैं, खास करके हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि ये यूज टू होते हैं, तो वो कंप्यूटर पे लेना, कंप्यूटर पे एग्जाम देना पसंद करते हैं। कंप्यूटर पे एग्जाम देने का फायदा ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 to 4 डेज में वो दे देते हैं, अबाउट अ वीक एट द मोस्ट, वो एक हफ्ते के अंदर। लेकिन पेपर बेस्ड में एक तो स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलता है, 10 डेज, 15 डेज, 2 वीक्स के बाद, और रिजल्ट भी लगभग 10-12 डेज के बाद, इस क्योंकि बारे में शायद तो मार्किंग वगैरह शायद इंडिविजुअली किया जाता है, मैनुअली शायद, इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आइलेट्स की हम बात करते लेकिन हैं। दोनों का वजन एक है, दोनों अच्छा, एक ही चीज है। चलिए। आइलेट्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास आइलेट्स के मुकाबले में और भी कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे टॉफल है, ईएलएस है, और भी चीजें हैं। तो क्या डिफरेंस है? आइलेट्स देना बेहतर है या बाकी जो टेस्ट हैं उनको भी हम कर सकते हैं कंसिडरेशन में? मेरी राय ये है कि आइल्स ही देना चाहिए, क्योंकि आइल्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है आइल्स के स्कोर ही मांगते हैं।
इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। हम्म, हालांकि टॉफल भी उसी तरह का इम्तहान है जो आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करता है, ताकि आप उस लायक हैं कि नहीं कि आप बैरूनी ममालिक में जा करके अपनी हायर स्टडीज कर पाए। सही बात। अच्छा। लेकिन आइल्स का जो स्कोप है वो वसी है, अच्छा। क्योंकि आइल्स आप हायर स्टडीज के लिए भी दे सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जॉब के लिए भी दे सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए भी दे सकते हैं। इसीलिए आइल्स जो है वो ज्यादा मशहूर हो चुका है। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि आइलेट्स के बारे में जहां तक हमें पता है कि ये फ्री टेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कब हम ये एग्जाम दे सकते हैं? क्या एग्जाम के लिए कोचिंग करना जरूरी है? और कहाँ से हम कोचिंग करें, इसके बारे में आप जरा हमें रहनुमाई फरमाएं। आइल्स जो है वो आप किसी वक्त भी दे सकते हैं। ये बस आपको स्लॉट बुक करनी होती है, और स्लॉट बुक करके वो आप दे सकते हैं। और कोचिंग करना या किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के साथ तैयारी करने में फायदा है, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश ही की बात नहीं है। अगर हो सकता है आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, लेकिन इनका फॉर्मेट का अंदाजा होना, कुछ ट्रिक्स एंड कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज है, वो जानना जरूरी होता है। जैसे कि मैं एक मिसाल दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रीडिंग पैसेज को पूरा पढ़ के समझना चाहते फिर आंसर करते हैं। आपके आइल्स में इतना टाइम नहीं होता है कि आप रीडिंग पैसेज को पढ़ें, समझे, फिर उसके जवाबात लिखें। हम्म। तो आइल्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, उसके कीवर्ड्स को ढूंढें उसी पैसेज में, और आंसर वहीं पे होगा। तो आपको पूरे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये इस तरह से कह सकते हैं कि इट्स अबाउट फाइंडिंग योर आंसर इन द पैसेज, इट्स नॉट हम्म। अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द होल पैसेज। राइट। और कितना फीस वगैरह इसका होता है अगर हम इंडिया से अप्लाई करें आइलेट्स के लिए? आई थिंक इंडिया में यहाँ चूंकि 1500 1500 सऊदी रियाल है, हम्म। तो मेरे ख्याल से इंडिया में लगभग 30,000 के करीब है। उसी तरह से आप अंदाजा लगा ले, पाकिस्तान में लगभग 60,000 हम्म। के लगभग। हम्म। तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव, फी मतलब ज्यादा है। जी, क्वाइट एक्सपेंसिव एक टेस्ट है। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि बच्चे अगर ये टेस्ट देना चाहें तो उनको पहले तो कोचिंग करनी मस्ट है, क्योंकि वो पहले इसके बारे में, इसका फॉर्मेट वगैरह देखे। मेरे ख्याल से जो बच्चे आइल्स का एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो तैयारी करे, अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करे, जनरल इंग्लिश। हम्म। उसके बाद से फिर फॉर्मेट देख करके उस तरह की तैयारी करे, अपने आप को असेस करे कि मेरी अंग्रेजी की लेवल क्या है, और इसमें कौन सी स्ट्रेटजी और ट्रिक्स की जरूरत है जो हर एक कंपोनेंट में अच्छा करे, लिसनिंग के लिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, कोचिंग के क्योंकि बारे में। आप लाख आइल्स की तैयारी करें, लेकिन हम्म। आपकी जनरल इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है, तो आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ सकते। अच्छा, इसी आपको अपनी इसी अंग्रेजी इसी की लेवल इसी अच्छी करनी जी, होगी फिर। इसी तनाजुर हाँ में मैं जी। आपसे क्वेश्चन पूछूं। आपको तो पता है कि इंडिया में हमारा चूंकि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरा इंग्लिश में है। तो किस लेवल का इंग्लिश सुटेबल है? वो बच्चा, हम उसको कह सकते हैं कि यू आर नाउ इन स्टेबल टू टेक द आइलेट्स? कोई ऐसा लेवल है कि जैसे हमारे पास? जी। चूंकि हम लोगों का ताल्लुक इंडिया से है, तो मैं इंडिया के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो फोकस उनका होता है रीडिंग और राइटिंग पे। हम्म। तो हमारे बच्चों को रीडिंग राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि उनके पास एक स्किल्स है। हमारे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग में, हम्म। सबसे ज्यादा होती है, और लिसनिंग में। अच्छा। क्योंकि लिसनिंग हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि लिसनिंग ऑडियो सुनाया नहीं जाता है। आप अपने लेवल पे अगर टीवी देख रहे हो, या बहुत से लोग ड्रामा या मूवीज वगैरह देखते हैं, या कुछ सीरियल प्रोग्राम्स टीवी पे हो, तो उनकी चूंकि लिसनिंग हो रही होती है रोजाना, तो उनकी वो लिसनिंग स्किल अच्छी होती है। लेकिन जो बच्चों का एक्सपोजर नहीं है इस तरह का, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लिसनिंग में। अच्छा, इसी लिसनिंग में मैं आपसे पूछूं, और मतलब इसी लिसनिंग तरह भी आप, से नहीं, अगर जब और इंग्लिश में हम बात करते हैं, लिसनिंग में भी आप देखेंगे ना, कौन सी लिसनिंग?
इन्हें बीबीसी वाली लिसनिंग या वॉइस ऑफ अमेरिकन वाली इंग्लिश, क्योंकि वो भी अलग अलग है ना। आप इंग्लिश में हाँ बात करते हैं, मतलब कौन सी ये इंग्लिश में आप मतलब लिसनिंग आपको फायदा देगी? मैं खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा, और ये सवाल अक्सर आइल्स के ताल्लुक से पूछा जाता है, क्योंकि जब आप आइल्स के एग्जाम देंगे, जो आपको लिसनिंग होगी वो डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं, सही बात। एक ही एक्सेंट नहीं होता है, वैरायटी ऑफ एक्सेंट। हम्म। इसीलिए आपको भी ये करना चाहिए, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिशेस को सुने, माने ऑस्ट्रेलियन स्पीकर्स को भी सुने, अमेरिकन स्पीकर्स को भी सुने, यानी कि बीबीसी इंग्लिश भी सुने, सीएनएन न्यूज भी सुने, टेड टॉक पे भी सुने, यूट्यूब पे सुने, ताकि आपको एक्सपोजर हर तरह के एक्सेंट्स और स्पीकर से हो, ताकि आपको किसी की भी बात समझने में आसानी हो। सही। तो अच्छा। वो एक पर्टिकुलर एक्सेंट नहीं होता, जी। यू विल बी लिसनिंग टू अ वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स एंड डिफरेंट स्पीकर्स। अच्छा, ये जो आइलेट्स की हमें सर्टिफिकेट मिल जाती है स्कोर के साथ, ये जो स्कोर है ये कैसे काउंट करते हैं? मतलब क्योंकि हमारे पास लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है, तो स्कोर कैसे काउंट होता है? इसका कुछ क्राइटेरिया है कि किस पार्ट का कितना स्कोर मिल जाता है? जी बिल्कुल है। जैसे लिसनिंग में तो ये है कि 40 क्वेश्चंस हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ओके। आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर करते हैं, उसी हिसाब से आपका बैंड स्कोर डिसाइड होता है। रीडिंग में भी यही फॉर्मूला वो लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग में डिफरेंट है। अच्छा। राइटिंग में उनके पास एक हम्म। क्राइटेरिया है। आप उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे राइटिंग में आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन कितना अच्छा राइटिंग में है, वोकैबुलरी आपने कितने अच्छे यूज किए, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, और फिर आप हाँ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं। इन सब चीजों पे अगर इन सब चीजों का वो है उसमें, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर। और स्पीकिंग में भी है कि ग्रामर अच्छी हो, वोकैबुलरी बहुत आप यूज करें, और आपका फ्लो बहुत अच्छा हो, यानी कि जबान में रवानी हो, आप अपनी बातों को आसानी से कह पा रहे हो, और आपकी तलफ्फुज दुरुस्त हो। सही। तो मतलब ये एग्रीगेशन होता है चारों का या तीनों का, जो आपका स्कोर नहीं, लास्ट में बन के आता है एग्रीगेशन में? अलग अलग कंपोनेंट की मार्किंग अलग होती है, आप फिर सबका क्यूमुलेट एवरेज निकाल करके आपको बैंड स्कोर बनता है। यानी कि इंडिविजुअल बैंड स्कोर होता है पर्टिकुलर स्किल के लिए भी, और फिर ओवरऑल प्रोफिशिएंसी ऑफ दैट लैंग्वेज, उसका जो बैंड स्कोर मिलता है आपको। नहीं, ओवरऑल जो सर्टिफिकेट पे लिख के आता है वो तो ओवरऑल ही आया होगा ना, जैसे 7 है किसी का। ओवरऑल क्या हम्म। नहीं, वो जो रिजल्ट है वो सेपरेट कंपोनेंट का भी होता है, फिर ओवरऑल भी होता है। हम्म। मिसाल के तौर पे लिसनिंग में 6, रीडिंग में 6, और स्पीकिंग में 7.5, और राइटिंग में 7.5। तो ये अगर वो करेंगे तो लगभग 7 का 7 एवरेज, पड़ेगा, 7 क्योंकि इसका एवरेज जो आएगा जी। एवरेज आएगा इस तरह का होता अच्छा, ये बताए डॉक्टर साहब कि मान लीजिए किसी का लिसनिंग अच्छा है, राइटिंग अच्छा नहीं, या उसका रीडिंग अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ है कि आप सेकंड अटेम्प्ट दे जिसमें आप रीडिंग, जो आपका कंपोनेंट मिस हुआ हो उस कंपोनेंट को आप कर लें और है। बाकी तो आपका है ही, या पूरा नया एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहले इन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं कर रखा था। अच्छा। अभी उन्होंने लगभग 3-4 महीने से पहले से ही उन्होंने अलाउ किया है। जैसे हम्म। आपने आइल्स की एग्जाम दी, आपके स्पीकिंग, चूंकि आप हेजिटेशन है या आपकी बहुत एक्सपोजर नहीं है, स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई, हम्म। सब में आपका 6 बैंड है, जो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी मांगते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग में आपका 5 आ गया। तो आप यह है कि विद इन 2 मंथ्स ऑफ सिटिंग फॉर द आइल्स एग्जाम, वो आप दोबारा फिर उसको वो करें कि मैं स्पीकिंग का एग्जाम दोबारा दे, सिर्फ स्पीकिंग का। तो आप दोबारा फिर मेहनत करके दें, ताकि आपका स्कोर फिर 5 से 6 हो जाए, ताकि फिर आप अच्छा, उसको उसका उसका यूनिवर्सिटी फिर में। उसका फिर फीस अलग से देना पड़ेगा या वो इसी में काउंट होगा? हाँ, फी अलग से देना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ मिनिमल होगा, ये 1500 तो नहीं होगा। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आई एम श्योर दे वोंट बी चार्जिंग द सेम फी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम चाहेंगे कि आपसे कि जो जहाँ से बच्चे रजिस्टर करें इंडिया से, पाकिस्तान से, उसके जो लिंक्स हैं ना वो आप हमें प्रोवाइड करें, ताकि वीडियो के आखिर में उन लिंक्स को भी हम जोड़ें, ताकि अगर बच्चा जाए कि मुझे आइलेट्स पे मतलब
रजिस्टर करना है एग्जाम के लिए, तो वो ऑथेंटिकेटेड लिंक्स हमारे पास वो सामने हो। दूसरी बात यह है कि वो क्या आप सही। ब्रिटिश काउंसिल के वेबसाइट पे है। नहीं, फिर भी मतलब क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल के कौन से वेबसाइट पे कहाँ पर किस तरह है, तो वो आप प्रोवाइड कर ले हमें, तो लास्ट में क्योंकि आसानी हो ठीक है, जाएगी मैं हमारे बच्चों के लिए। एक और चीज यह है कि हाँ, आप कुछ रिसोर्सेज हमें हम बता आपसे सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के लिंक शेयर करेंगे। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपके जी पास, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज है जहां से बच्चे, क्योंकि ये तो एक वेबिनार या इस तरह के सीरीज एक 10-15 मिनट के क्वेश्चन आंसर में तो आप आइलेट्स के मास्टर नहीं बन सकते। हमारा मकसद भी यही था कि जस्ट बिल्कुल एक सही। जानकारी दें और फॉर्मेट बताएं, और उसके बाद टिप्स बताएं कि जिससे वो एक्सेलरेट करें। बट असल में इनको तो एक कंटिन्यूअस एक मेंटरशिप चाहिए ना, कोई है आपके पास जो बच्चों को फायदा ये पहुंचाए। यह है क्या, हम स्टूडेंट के साथ वो कुछ लिंक्स हैं, हाँ। जैसे एक है आइल्स लिज। ओके। वो उनका जो फ्री वेबसाइट है और अच्छा है काफी, मैंने देखा है वेबसाइट। तो वहाँ पे आइल्स के आइल्स विथ लिज, ओके, तो आइल्स अगर, एडवांटेज। हाँ, उसका भी आप गुजारिश करेंगे कि आप वो भी हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हाँ बॉक्स हम में हम सब चीजें आप दें। जी, और मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा जी, आपके साथ, अब ताकि हमारे आप जो बच्चों के साथ शेयर। दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं नजमुल साकिब या आमिर, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम। जी वबरकातुहू। नजमुल साकिब साहब। जी मैं डॉक्टर साहब से एक चीज पूछना चाह रहा था कि जब एग्जाम हम देते हैं उस टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर हम एस्से वगैरह में देखें या फिर अगर कम पैराग्राफ वगैरह का होता है क्वेश्चन, उसमें से जो क्वेश्चन हम चूज करते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए कि जो हम उससे लिमिटेड टाइम में हम सारा क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। एक ये क्वेश्चन था। ये मसला और टाइम सर मैनेजमेंट का, खालिद सर सॉरी। खालिद सर आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रेज किए, जो बहुत सारी चीज मुझे क्लियर हो गई उसमें, तो मैं ये जानना बहुत चाहूंगा। शुक्रिया नजमुल साकिब साहब। अब डॉक्टर साहब जवाब देंगे इसका। हाँ, जी जी। नजमुल साहब, ये टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये स्ट्रेटजी का मसला है। यानी कि आपके पास अगर स्ट्रेटजी है, जैसे राइटिंग क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो इनफैक्ट आप टाइम खत्म होने से पहले कंप्लीट करके बैठे होंगे। उसकी वजह यह है, ज्यादातर लोग जो राइटिंग के ऐसे अटेम्प्ट करते हैं उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होगा, टॉपिक सेंटेंस कैसा होगा, कौन कौन से हमें एडजेक्टिव्स यूज करना है, कौन कौन से हमें पॉइंट्स डालने हैं। आपको लगभग 5 मिनट या 5 to 7 मिनट स्पेंड करनी होगा प्लानिंग करने में, कि मुझे इंट्रोडक्शन किस तरह की देनी है, कौन कौन से इसमें 3 या 4 पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स को किस तरह से हम डेवलप करेंगे, और फिर किस तरह से हम कंक्लूड करेंगे। अगर इस तरह से आप प्लानिंग करते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज, so you'll be saving about 5 to 7 minutes. I'm sure you'll finish your essay uh, before the required time. नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो जो नजमुल साकिब साहब ने एक अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वहां तो क्वेश्चंस एक्सटेम्पोर आते हैं ना, कि हमको पता नहीं होता कि आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कि आप पहले इसको समझे कि अब क्या हो रहा खालिद है। साहब, जी। नहीं, आइल्स का जो टेस्ट है ना, ये आपके नॉलेज को नहीं चेक करता है, आपको स्किल्स को चेक करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपको ड्राइविंग आती है, हुंडई का कार दे दे, कैमरी दे दे, मारुति सुजुकी दे दे, तो आप ड्राइव कर लेते हैं। ये स्किल्स की बात है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है प्लानिंग के साथ, तो आपके टाइमिंग का मसला बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसी वजह से है कि आपको पता नहीं है कि किस स्ट्रेटजी, और हर क्वेश्चन के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि ज्यादातर लोग सवाल का जवाब देने के लिए वो पूरे रीडिंग पैसेज को पढ़ते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप सवाल पढ़ें, उसको समझें, अब वो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके उस कीवर्ड को जल्दी से ढूंढें, वहीं पे आंसर होगा।
तो जो आंसर आपको फ्यू सेकेंड्स में मिल सकता है, पूरा पैसेज पढ़ने में 2 to 3 मिनट्स लग सकते हैं। और यहीं पे टाइमिंग का मसला फिर शुरू होता है। परफेक्ट। जी आमिर साहब या नजम साहब, अगर आपका कोई दूसरा सवाल भी है तो पूछ लें। सर एक और क्वेश्चन ये था कि लोकेशन कुछ मैटर करता है क्या, कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया से अगर हम हैं तो चंडीगढ़ से या गुजरात से या कोई फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से, गुजरात से या चंडीगढ़ से, पंजाब से या दिल्ली से, कोई ऐसी जगह से थे जहां से रिजल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये चूंकि इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, तो ये सब जगह सेम होता है, सब जगह मार्किंग क्राइटेरिया भी सेम है। बिल्कुल नहीं, इट्स द सेम ऑल ओवर द प्लेस। थैंक यू सो मच। वेलकम। आमिर साहब, कोई आपका सवाल भी है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल हो। तो ठीक है, अगर आमिर साहब का कोई सवाल नहीं तो डॉक्टर साहब लास्ट में जाते जाते आप, चूंकि आपका, आप मतलब हमारे लिए खुशनसीबी ये है कि आपने अब यूट्यूब पे आ गए और आपने अपना वो सिंपलीफाइड आइलेट्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसको मैं यहाँ पे भी शेयर कर लूँ, ताकि अगर कोई हम में से जो साथी है वो देख लें और इसका स्क्रीनशॉट उठा के इसको सब्सक्राइब करें। आप जरा अपनी चैनल के बारे में बताइए और आप क्या इसमें क्या फायदा मिलेगा अगर हमारे बच्चे आपकी चैनल पे आएंगे, वो आपके वीडियोस देखेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? 2-3 मिनट में आप ये बताएं, उसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ इन सब एस्पेक्ट्स पे ही बनाता हूँ कि जिससे आपको आइल्स में मदद मिल सके। जैसे कि रीडिंग के एग्जाम के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग, तो उससे हेल्प मिलेगा। राइटिंग है, जैसे उसमें लिंकर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप मेरा शॉर्ट्स देखेंगे तो मैंने 3 शॉर्ट्स बनाए हैं। एक शॉर्ट्स है हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर योर आइल्स एसे। दूसरा जो मेरा शॉर्ट्स है वो है हाउ टू राइट अ बॉडी पैराग्राफ फॉर योर आइल्स एसे। एंड फिर तीसरा जो शॉर्ट्स है मेरा हाउ टू राइट अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ फॉर योर आइल्स एसे इन टास्क 2। तो इन सब वीडियोस आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें फिर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा और मसले का हल बताऊंगा। तो आप ये फ्यूचर में मतलब इसका इरादा रखते हैं कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी करें, जिसमें हमारे जो बच्चे जैसे नजमू साहब के या और भी बच्चे जो है, जो हमें अक्सर आए दिन पूछते रहते हैं कि भाई हम एक मेंटर चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो आपने सही बात की, जैसे कि आप कुछ हमें रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह अब हम आपको जानते हैं और हमारे बच्चे आपसे हेल्प और इस्तेफादा लेना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम का कुछ इरादा है आपको आने वाले दिनों में, ताकि हम बच्चों को डायरेक्टली आपके पास भेजें ऑनलाइन नेचुरली, क्योंकि आप तो सऊदी अरबिया में रहते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम है इन फ्यूचर, कुछ ऐसा करने का प्रोग्राम जिसमें आप गाइड करें और उसका क्या अगर वो फ्री कोई रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, अगर कोई सवाल है या कोई मशवरा लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस या सजेशन किस तरह की चीज़ों से मदद मिले उनके आइल्स की प्रिपरेशन में, तो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी बिल्कुल हम मच। गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। सो आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि पहले तो आपको आइलेट्स के बारे में बताएं, क्या होता है, किस तरह होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारा हमारा जो दूसरा सेशन था उसमें अभी हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, और उसमें हमने ये जाना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई। उम्मीद है कि हमारे जो जानने वाले हैं, वीडियो देखने वाले होंगे, वो इससे नेचुरली फ़ायदा उठाएंगे। मगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आज की कोशिश थी, उसमें हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप किस तरह आइलेट्स के करीब हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर व बेशतर काबिल तो है, वो मार्क्स भी उनके पास है, तमाम चीज़ें उनके पास है जब वो अप्लाई करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। मगर जब ताल्लुक आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो वो काफ़ी मतलब इस चीज़ में रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि आइलेट्स क्या बला है, किस तरह इसको मतलब टैकल किया जाए। अगर आपके पास आइलेट्स अच्छा स्कोर होगा, ये 2 साल के लिए आपका वैलिड होता है,
तो उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने के वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो कराते हैं आपके कोर्सेज मास्टर्स या पीएचडी में आउटसाइड या पोस्ट डॉक में भी बहुत जगहों पे, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि हमारे पास ये आइलेट्स हो। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो विदाउट आइलेट्स पे एडमिशन देते हैं, मगर अगर आप देखें उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और फिर आपके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। मैक्सिमाइज चांसेस को करना कि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन विद स्कॉलरशिप हो जाए, इसके लिए आइलेट्स मस्ट है। और ये कोशिश हमारी थी कि आप इसके करीब हो जाए। नेचुरली आपको कंटिन्यूस सेशंस चाहिए इसके बारे में। डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है, उनका अभी यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसपे वो आए दिन वीडियोस बनाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उनको भी आप सब्सक्राइब करें। उनका मैं यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल्स दूंगा, और फिर आप वन ऑन वन डायरेक्टली उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के। और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि वो अपना विलिंगली अपना टाइम आपको देने के लिए तैयार है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ अलग अलग चीज़ों में। और कुछ टाइम से मैंने अभी ये गाइडेंस के प्रोग्राम शुरू नहीं किए थे, क्योंकि मेरा अलग एक प्रोग्राम चल रहा था इन्हें अरबिक ग्रामर का, वो कंप्लीट हो गया, वो हमारे 50 लेक्चर्स। अब इंशाल्लाह ये गाइडेंस के लेक्चर्स फिर से शुरू हो जाएंगे। आप देखते रहें, आप सब्सक्राइब करें, आप लोगों को शेयर करें। मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप के साथ उनका एडमिशन कैसे इजीली हो जाए और उनको कैसे फ़ायदा मिले, रिसोर्स कैसे उनको मिले, रिसोर्सफुल चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे आसानी फरमाए और हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बहुत शुक्रिया नजम काकिब आपका भी, और बाकी जो साथी जिन्होंने वेबिनार में शिरकत की उनका भी, और डॉक्टर अबरार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।